कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग एक स्ट्रैटेजी है जो सिक्योरिटीज की परचेज और सेल के द्वारा कैरेक्टराइज्ड होती है, जो समय के मौजूदा सेंटिमेंट के कॉन्ट्रास्ट में होते हैं। सरल शब्दों में, अगर हर कोई खरीद रहा है तो कॉन्ट्रेरियन बेचने को सोचता है, और अगर हर कोई बेच रहा है तो वो खरीदने की सोचेगा। एसेंशियली एक कॉन्ट्रेरियन का मानना है कि इन्वेस्टर्स की भीड़ का मतलब है कि सिक्योरिटीज मार्केट में एक्सप्लॉइटेबल मिसप्राइसिंग्स के हालात पैदा हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, हम अक्सर किसी स्टॉक या सेक्टर के बारे में पॉपुलर पेसिमिज्म का सामना करते हैं, जो अपने प्राइस को इतना नीचे ड्राइव कर सकता है कि इसके रिस्क को ओवरस्टेट करने और अपने प्रोस्पेक्ट को अंडरस्टेट करने की सिचुएशन आ जाती है। एग्जाम्पल के लिए फार्मास्यूटिकल्स सेक्टर को लें। कई सालों तक निफ्टी फार्मा 44 के एवरेज प्राइस अर्निंग रेशियो पर ऑपरेट करता था। फिर 2019 के अप्रैल में अमेरिकी बाजारों में लोअर ग्रोथ की खबरें आने लगी, जिसके ठीक बाद रेगुलेटरी मैटर्स, प्राइसिंग प्रेशर्स और कुछ ड्रग के लॉन्च में देरी की खबरें आईं। अब जहां एक बुरी खबर भी लोगों को चिंतित करने के लिए काफ़ी है, जबकि यहां तो हम हफ्तों की एक के बाद दूसरी बुरी खबर सुनते रहे हैं, और ये ज़्यादातर फार्मा कंपनीज के स्टॉक को नीचे धकेलने के लिए काफ़ी था। और 2019 के अक्टूबर तक फार्मा इंडेक्स का पीई रेशियो गिरकर 28 तक आ गया। असल में कोरोना वायरस महामारी के नतीजतन मार्च 2020 में मार्केट के गिरने के एक दिन पहले तक निफ्टी फार्मा पीई रेशियो 44 के लॉन्ग टर्म एवरेज के मुकाबले केवल 20 था। अब आपको असल में ये जानने के लिए कॉन्ट्रेरियन होने की ज़रूरत नहीं है कि फार्मा इंडेक्स का पीई रेशियो कब 20 पर जाएगा। पूरी इन्वेस्टर कम्युनिटी इस रिस्क को काफ़ी ओवरस्टेट कर रही थी कि फार्मा सेक्टर में इन्वेस्ट करना अब कोई रिस्की मामला नहीं रह गया है। लेकिन पॉइंट को और मजबूत करने के लिए मार्च 2019 से मार्च 2020 के इस पीरियड के दौरान, जब फार्मा इंडेक्स में 20% की गिरावट आई थी, इसकी अर्निंग्स पर शेयर असल में लगभग 50% बढ़ गई थी। इस मिसमैच की पहचान कुछ इन्वेस्टर्स, मुख्य रूप से कॉन्ट्रेरियन द्वारा की गई थी, जिन्होंने तब एवरेज से ज्यादा का प्रॉफिट हासिल किया। अब मैं ऐसी पिक्चर देना चाहता हूं कि कॉन्ट्रेरियनिज्म का मतलब आम सहमति के खिलाफ जाना है, और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आम बोलचाल में लोग सोचते हैं कि कॉन्ट्रेरियन ऐसा व्यक्ति होता है जो स्टबर्नली किसी भी चीज के और हर चीज से डिसएग्री होता है। इसलिए अगर हम इसे एक लिस्ट के रूप में रखते हैं तो किसी कॉन्ट्रेरियन स्ट्रैटेजी के कॉर्नरस्टोन्स में शामिल होगी कन्वेंशनल विजडम को डिस्प्यूट करने की एक विलिंगनेस, क्रिएटिविटी शो करने की कैपेसिटी, कन्विक्शन का एक हाई लेवल, लिमिट से आगे देखने की कैपेसिटी, और प्रिवेलिंग पैराडाइम्स में इनएक्यूरेसीज की पहचान करने और सुधारने की गहरी इच्छा। इसे शॉर्ट में कहें तो कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग के लिए पेशेंस, डिसिप्लिन, सुपीरियर रिसर्च और कन्विक्शन की जरूरत होती है। बेशक इस स्ट्रैटेजी के फॉलोअर्स के लिए बेनिफिट बेहतर परफॉर्मेंस, कम वॉलेटिलिटी, मार्केट डेवलपमेंट्स के साथ कम ओवर रिएक्शन और ओनिंग जेन्युइनली अट्रैक्टिव होल्डिंग्स पर ज्यादा फोकस के रूप में सामने आता है। इसलिए अगर ये आपको दिलचस्प लग रहा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन को भी चेक करें, जहां हमने कुछ आर्टिकल्स, बुक्स और दूसरे रीडिंग मटेरियल्स की लिस्ट तैयार की है, जिसका यूज हमने इस वीडियो की रिसर्च और क्रिएशन में किया है। एक जनरल प्रिंसिपल के रूप में क्राउड को फॉलो करना हमेशा ही कारगर साबित होता है। जैसे अगर आप बैंक में 1 दर्जन लोगों को एक लाइन में खड़े देखते हैं तो इस बात की बहुत संभावना है कि आप भी उन्हें ज्वाइन कर लें, ये मानते हुए कि उस क्यू में लोगों के खड़े होने का कोई प्रॉपर रीजन होगा। बहरहाल इन्वेस्टिंग में हमारे मन की इच्छा इससे ठीक ऑपोजिट करने की होती है।
एग्जाम्पल के लिए मान लें कि आप सबसे कम पॉसिबल प्राइस पर एक शेयर की खरीद करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये समझ में भी आता है क्योंकि कीमत जितनी कम होगी गेन उतना ही अधिक होगा। लेकिन अगर हम इसे एक लेवल नीचे देखते हैं तो आपको ये रियलाइज करना चाहिए कि लोअर प्राइस तभी होता है जब दूसरे लोग बेच रहे होते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और एसेंशियली उस बार्गेन प्राइस को पाने के लिए आपको उन जगहों पर देखना होगा जहां पब्लिक सबसे अधिक फ्राइटेंड और पेसिमिस्टिक होती है। जॉन टेम्पल्टन इसे प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम पेसिमिज्म कहते हैं, जो सबसे कॉमन सेंसिकल टर्म्स में इसे सपोर्ट करता है कि एक सुपीरियर परफॉर्मेंस प्रोड्यूस करने के लिए आपको मेजॉरिटी से कुछ अलग करने की जरूरत होती है। कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग क्यों कारगर होती है, इसका दूसरा कारण इन तथाकथित एक्सपर्ट्स, इक्विटी एनालिस्ट्स, स्टॉक गुरुज, बिजनेस चैनल पर दिखने वाले लोग वगैरह का पुअर फॉरकास्टिंग रिकॉर्ड है। उस कॉन्टेक्स्ट में डेविड ड्रेमन, जिन्होंने कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजीज नाम की किताब लिखी, उन्होंने एक्चुअल अर्निंग्स के साथ एनालिस्ट की फॉरकास्टेड अर्निंग्स की तुलना करते हुए कई स्टडीज किए और 20 साल के पीरियड में पाया कि एवरेज एनालिस्ट 42% बार ऑफ द मार्केट थे। इसी तरह IIM बैंगलोर द्वारा भी एक पेपर पब्लिश किया गया था जिसमें पाया गया कि एनालिस्ट रिकमेंडेशंस के जरिए दिए गए टारगेट प्राइस अपने टारगेट पर टेक्निकल कॉल्स के लगभग केवल 43% और फंडामेंटल कॉल्स के महज 52% बार ही पहुंच पाए। शॉर्ट में कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग का एक गाइडिंग प्रिंसिपल यह है कि एनालिस्ट रिकमेंडेशंस की टाइम ट्रैकिंग में बहुत अधिक टाइम खर्च न करें, बल्कि कॉन्सेंसस व्यू से जुड़े अजम्पशंस, कंक्लूजन्स और परसीव्ड विजडम पर लगातार सवाल करते रहें। और तीसरा पहलू जो कॉन्ट्रेरियनिज्म को सपोर्ट करता है वो है वैल्यू इन्वेस्टिंग के साथ इसका टाइट रिलेशनशिप। आप देखें कि ये दोनों ही प्रैक्टिस एक ही चीज यानी मिसप्राइस्ड इन्वेस्टमेंट्स की तलाश कर रही हैं, जो असल में उनके वर्थ की तुलना में डिलीशियसली चीपर है। लेकिन एक प्योरिस्ट वैल्यू इन्वेस्टर के ऑपोजिट कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टर अक्सर फाइनेंशियल मैट्रिक्स के परे देखते हैं और एनालिस्ट कवरेज, अर्निंग्स फॉरकास्ट, ट्रेडिंग वॉल्यूम और मीडिया कमेंट्री जैसे सेंटिमेंट मेजर्स में भी फैक्टर करता है, जो इंडिकेशन देता है कि फ्यूचर में क्राउड के किस तरह टर्न होने की उम्मीद है। नेट कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग नंबर्स और सेंटिमेंट्स के एक साथ काम करने के बारे में है। पहली कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी बहुत ऑब्वियस है और ये ऐसी चीज में इन्वेस्टिंग से जुड़ी है जो दूसरे नहीं कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब इकोनॉमिस्ट जॉन मायर्ड कीन्स ने किंग्स कॉलेज एंडाउमेंट फंड मैनेज किया, उन्होंने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल स्टॉक्स में इन्वेस्टिंग को एडवोकेट किया और ये एक स्टार्क डिपार्चर था क्योंकि 1920 और 1930 के दशक के ज्यादातर यूनिवर्सिटी एंडाउमेंट्स ने लगभग विशेष रूप से लैंड और फिक्स्ड इनकम एसेट्स में अपने फंड्स को इन्वेस्ट किया था। इस कॉन्ट्ररी अप्रोच ने कीन्स को 2 दशकों के भीतर 6% से अधिक से दूसरे एंडाउमेंट फंड्स को आउट परफॉर्म करने में केपेबल बना दिया। और जब हम आज के समय से उसकी कंपैरिजन करते हैं तो इस अप्रोच में डिस्ट्रेस्ड डेट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स, इन्वेस्टमेंट इन अफ्रीका, ग्रीन प्रोजेक्ट्स, सिल्वर जैसे कमोडिटीज वगैरह का यूज शामिल है, जहां क्राउड ने असल में फुल फोर्स में भाग नहीं लिया था। बेशक यह निश्चित रूप से अननोन रिस्क कैरी करता है, जहां कॉन्ट्रेरियन का एफर्ट डीप रिसर्च में इंटरेस्ट सामने आएगा, क्योंकि वो उन अवसरों को नैरो डाउन करने की कोशिश करेगा जहां रिटर्न की संभावना खुले तौर पर जोखिम से ज्यादा है। वॉलेटिलिटी इंडिसेस, कॉन्ट्रेरियन इंडिकेटर्स, खासकर इन्वेस्टर सेंटिमेंट के आसपास का एक दूसरा कॉमनली यूज्ड सेट है वॉलेटिलिटी इंडिसेस या विक्स, जैसा कि इसे आमतौर पर जाना जाता है। अब फाइनेंशियल ऑप्शंस की प्राइसेस को ट्रैक करने के द्वारा एक विक्स इसका न्यूमेरिक मेजर देता है कि किसी एक समय में मार्केट इंडिकेटर कितना पेसिमिस्टिक या ऑप्टिमिस्टिक है। एक लो विक्स एक ऑप्टिमिस्टिक और कॉन्फिडेंट इन्वेस्टर आउटलुक को इंडिकेट करता है, जिससे कॉन्ट्रेरियन उसकी वैल्यूएशन प्रेमिसेस को एग्जामिन और री एग्जामिन करेगा।
इसके ऑपोजिट एक हाई विक्स एक पेसिमिस्टिक इन्वेस्टर आउटलुक को इंडिकेट करता है, जिससे कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टर अक्सर एक्शन में आ जाएगा जब वो क्राउड के फियर का यूज अपने प्रॉफिट के लिए करेगा। सिंपल कॉन्ट्रेरियन स्ट्रैटेजी का एक दूसरा उदाहरण डॉग्स ऑफ द डाउ स्ट्रैटेजी के नाम से पॉपुलर स्ट्रैटेजी है। बहुत सिंपली ये स्ट्रैटेजी निश्चित नंबर्स में ऐसे स्टॉक को खरीदने के बारे में है जिनका सबसे अधिक रिलेटिव डिविडेंड यील्ड है। इसलिए जहां ओरिजिनल स्ट्रैटेजी को डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज और 10 स्टॉक के ऊपर किया गया था, अगर इसे निफ्टी 200 पर किया जाता तो हमारा मौजूदा दिन के डॉग्स ऑफ द निफ्टी में इस तरह के स्टॉक शामिल होंगे: पीपीसीएल, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इंडस टावर्स, हिंदुस्तान जिंक, पेट्रोनेट एलएनजी वगैरह। इनमें से हर एक प्रेजेंट में 5% से ज्यादा का डिविडेंड यील्ड ऑफर करते हैं। अब इस स्ट्रैटेजी के साथ आमतौर पर जो देखा जाता है वो ये है कि ज्यादातर लोग उन कंपनीज की खरीद करेंगे जो लो पीई रेशियो और लो प्राइस टू बुक रेशियो के साथ आते हैं। ऑनेस्टली उनमें से कई रेवेन्यू ग्रोथ के लिए स्ट्रगल करते रहेंगे और हो सकता है उन्होंने अपने शेयर होल्डर्स को नेगेटिव स्टॉक प्राइस रिटर्न डिलीवर किया हो। दूसरे शब्दों में वो मार्केट में सबसे कम पसंद किए जाने वाले स्टॉक्स हैं जो किसी कॉन्ट्रेरियन के लिए उन्हें खरीदने और पेशेंटली वेट करने के लिए एक वंडरफुल यूज केस है, जब तक कि मार्केट उन्हें फिर से पसंद करना शुरू नहीं कर देता। अगली कॉन्ट्रेरियन स्ट्रैटेजी इस सेंस में ह्यूमन बिहेवियर के आसपास रिवॉल्व करती है कि दिमाग एक ही समय बहुत सारी चीजों पर फोकस नहीं कर सकता। उस कॉन्टेक्स्ट में स्टॉक मार्केट कोई डिफरेंट नहीं होता और किसी भी समय हम कुछ सेक्टर्स को लाइमलाइट में देख सकते हैं, जबकि कुछ सेक्टर पूल ऑफ इग्नोरेंस में लेफ्ट बैक हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए प्रेजेंटली ऐसा लगता है कि इंटरनेट एग्रीगेटर्स पिछले 3 महीनों में अपने वैल्यू का 30% खोकर पूरी तरह इस सेक्टर से आउट ऑफ फेवर हो चुके हैं, और जबकि ये बुरा है, पोर्ट्स, टायर्स और इंश्योरेंस सेक्टर और अधिक समय से बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। किसी कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टर के लिए ये समय उनकी तरफ से ये समझने के लिए एडिशनल रिसर्च करने का है कि क्या ये गिरावट टेम्परेरी पेसिमिज्म है या कोई स्ट्रक्चरल शिफ्ट हो रहा है, जो इसके बाद ये फैसला करना सरल बना देगा कि अभी इन्वेस्ट करना है या सेक्टर से एग्जिट कर जाना है। और एक कॉन्ट्रेरियन स्ट्रैटेजी टेम्पल्टन्स पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पेसिमिज्म है जो प्रैक्टिशनर्स एम्प्लॉय करते हैं। दुनिया भर में काफ़ी कुछ हो रहा है। उदाहरण के लिए यूक्रेन रशिया वॉर से रशियन स्टॉक एक्सचेंज कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया और बाद में कोलंबो स्टॉक एक्सचेंज को ट्रेडिंग को होल्ड कर देना पड़ा था, क्योंकि खुलने की सेकंड्स के भीतर उनके स्टॉक मार्केट में बहुत तेज गिरावट आ गई थी। मैक्सिमम इन्वेस्टर टेम्परामेंटली इक्विप्ड नहीं होते। जब उनके आसपास टैंक्स होते हैं और नाराज नागरिक गलियों में उतर जाते हैं, या जब करेंसी में गिरावट आ रही होती है, या जब एक्यूट इन्फ्लेशन की सिचुएशन होती है वगैरह। बहरहाल किसी कॉन्ट्रेरियन के लिए ये एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी पेश करता है, जैसा कि जॉन टेम्पल्टन ने 1985 में किया था, जब उन्होंने उस समय पेरू में इन्वेस्ट किया था, जब पेरू के सभी स्टॉक का कंबाइंड वैल्यू $400 मिलियन से भी कम था। ये मैक्सिमम पेसिमिज्म का एक पॉइंट था और अगले 10 वर्षों में पेरू की इकोनॉमी रिकवर हो गई थी और इसका स्टॉक मार्केट इंडेक्स 140 गुना बढ़ गया और 63% का एनुअल रिटर्न कंप्यूट करता है। इसलिए इन्वेस्ट करते समय हमेशा याद रखें कि पेसिमिज्म उतना ही आपका दोस्त है जितना यूफोरिया आपका दुश्मन। अब तक हमें यह क्लियर हो जाना चाहिए कि कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग का एक बड़ा पार्ट स्टॉक पिकिंग या सेक्टर पिकिंग के बारे में है। अब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जरूर कुछ स्कीम ऑफर करती है जिन्हें कॉन्ट्रा फंड्स के रूप में लेबल किया जाता है, और मुझ सहित इन्वेस्टर्स के बीच जनरल अजम्पशन ये है कि इन फंड्स को ऐसे स्टाइल में मैनेज किया जाना चाहिए जो इंडेक्स या फ्लेक्सी कैप फंड से बहुत अलग हो, और उस रेफरेंस में कॉन्ट्रा फंड्स को चूज करते समय यह देखने के लिए थोड़ा और ध्यान देना चाहिए कि ये असल में फिट इन द बिल है या नहीं। कुल मिलाकर ये 3 चीजें हैं जिन्हें आपको देखना चाहिए। पहला,
क्या कॉन्ट्रा फंड मैनेजर की यूनिक स्टॉक पिकिंग और इन्वेस्टिंग स्टाइल की तरह ऑपरेट करता है, जिसके लिए आपको फंड मैनेजर्स के बारे में और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। दूसरी बात, आपको फंड मैनेजर के कन्विक्शन और इमेजिनेशन फैक्टर को जज करने की ज़रूरत है, जिसमें उनके मूल आधार के साथ टिके रहने की उनकी जिद भी शामिल है। तीसरा, एक इन्वेस्टर के रूप में आपको टाइम के डिफरेंट पॉइंट्स पर फंड के परफॉर्मेंस पर गौर करने की ज़रूरत है, और ये भी गौर करने की ज़रूरत है कि आप वाकई जो देख रहे हैं, क्या वो फंड और ब्रॉडर इंडेक्सेस के बीच कमज़ोर या नेगेटिव कोरिलेशन तो नहीं है। ये लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके लिए आपको अपने बिहेवियर को मेंड करने की ज़रूरत है। मेरा मतलब ये है कि एक ऐसा समय आएगा जब ब्रॉडर इंडेक्सेस एक बुल मार्केट में अच्छा कर रहे होंगे, और वो भी ऐसे समय में जब कॉन्ट्रा फंड्स भी उतना अच्छा नहीं कर रहे होंगे। आप रीसेंसी बायस के आधार पर उस फंड से एग्जिट होने के लिए टेम्प्टेड हो सकते हैं। यही वजह है कि हम बिलीव करते हैं कि एक कॉन्ट्रा फंड का एक अच्छा आकलन किसी क्वांटिटेटिव म्यूचुअल फंड रैंकिंग सिस्टम की जांच से उतना नहीं होगा, जितना ये किसी फंड के पुराने स्टाइल के चेकलिस्ट आधारित असेसमेंट से आएगा, जिसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव फैक्टर्स शामिल हैं। हमारी राय में एक कॉन्ट्रेरियन स्ट्रैटेजी किसी पोर्टफोलियो के लिए आइडियल काउंटर बैलेंस के रूप में काम कर सकती है। अगर आप इसमें रुचि रखते हैं तो ज़रूर ईटी मनी जीनियस को एक्सप्लोर करें, जो इन्वेस्टर्स को एक बेटर देन बेंचमार्क रिटर्न, कंसिस्टेंट रिटर्न्स, टारगेटेड वॉलेटिलिटी और बेटर डाउनसाइड देने के लिए गियर्ड है। जीनियस के पास पहले से ही बोर्ड पर 6 अवेलेबल स्ट्रैटेजीज और टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं। हम चाहेंगे कि आप इस सर्विस का मैक्सिमम एडवांटेज लें। और इसी के साथ हम इस वीडियो के अंत में आते हैं। अगर आपने आज कुछ नया सीखा है तो ज़रूर उस लाइक बटन पर टैप करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और मैं एक दूसरे इंसाइटफुल वीडियो के साथ आपसे अगले सप्ताह मिलने की उम्मीद करता हूं। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.